मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। हमने अप्लाइड एंटोमोलॉजी के जो पूर्व के व्याख्यान थे उनमें इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ देखा इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने में, और लगातार इंसेक्टिसाइड्स के यूज़ से कुछ समय बाद में कुछ इंसेक्ट्स में कुछ इंसेक्टिसाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होने की समस्या पैदा हुई। इंसेक्ट्स में रेजिस्टेंस किस प्रकार डेवलप होता है और इसका समाधान क्या है, ये हम अपने इस व्याख्यान में और इसकी सीरीज़ में, इसकी श्रृंखला में चर्चा करेंगे। रेजिस्टेंस टू इंसेक्टिसाइड्स। रेजिस्टेंस इंसेक्टिसाइड्स के अगेंस्ट इंसेक्ट बॉडी में किस प्रकार डेवलप हुआ, क्या ये एक ऐसा फिनोमिना है जो सिर्फ इंसेक्ट्स में होता है? तो हमने ये देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एक इनेट फिनोमिना होता है, उनके अंदर अपने आप में एक क्षमता होती है कि जो भी फॉरेन यानी ये कहें कि बाहर, बॉडी से बाहर के जो रासायनिक पदार्थ हैं वो अगर एंटर करते हैं किसी भी माध्यम से, बाय रेस्पिरेशन और विद फूड और बाय डिफ्यूज़न, किसी भी तरह से जब वो बॉडी में एंटर करते हैं तो उनके अगेंस्ट बॉडी रिएक्ट करती है और उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को वो नॉन टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने की क्षमता रखती है। और यही फिनोमिना इंसेक्ट्स में काम कर रहा था। इसी प्रकार की समस्याएं हम देखते हैं जब हम बैक्टीरिया में देखते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक ड्रग्स के अगेंस्ट उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और इसी प्रकार की जो प्रॉब्लम है हम वो देखते हैं नियोप्लास्टिक कैंसर सेल्स हैं मैन के, वहाँ भी हमें इसी प्रकार के प्रभाव नज़र आते हैं। हिस्ट्री अगर हम देखें तो सबसे पहले 1914 में मेलेंडर में जॉस स्केल, जो एक एप्पल पेस्ट है, उसमें रेजिस्टेंस देखा गया लाइम सल्फ़र के अगेंस्ट, और तब सबसे पहले ये क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या इंसेक्टिसाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है इंसेक्ट्स में। और फिर 1914 से 1940 के बीच में इस तरह के कई रिजल्ट्स हमारे सामने आए। 1946 में जब हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका में डीडीटी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होना पाया गया, जो एक मिरेकल प्रोडक्ट था एज इंसेक्टिसाइड, और हम ये देख रहे थे कि डीडीटी का अपना कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ह्यूमन बींग्स के लिए और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए नज़र तब तक नहीं आया था कि इस तरह का कोई प्रभाव, और वो बहुत ही सक्सेसफुली यूज़ किया जा रहा था एज ए इंसेक्टिसाइड। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आया, और उस समय पहली बार जो साइंटिस्ट से, जो वैज्ञानिक थे, उनके दिमाग को झकझोरा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। 1941 में स्विट्ज़रलैंड में कोलोराडो पोटैटो बीटल के अगेंस्ट ऐसा ही रिजल्ट देखे गए। फिर जो पेडिकुलस ह्यूमेनस है, इसके कारण टाइफस फीवर बहुत तेज़ी से फैला था और उसको कंट्रोल किया गया था डीडीटी के द्वारा। तो 1944 में नेपल्स इटली में ये हुआ था जब इसको डीडीटी को यूज़ किया गया था, और बहुत ही रेप्यूटेटेड इंसेक्टिसाइड के रूप में इसने अपनी जो जगह है वो बनाई थी। तो 1946 में जब मस्का में इसको देखा गया कि रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, तो ये एक बहुत ही विचार का विषय बना, और इस तरह से उभरा कि हम इसके ऊपर डिस्कशन करें। 1946 के बाद लगातार इस तरह के परिणाम आते रहे, इस तरह के रिज़ल्ट हमारे सामने आते रहे, जिसमें
1947 में देखा गया मॉस्किटो में रेजिस्टेंस डेवलप हुआ डीडीटी के अगेंस्ट, और हाउस फ्लाई में इन 1952 पायरेथ्रम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, और हाउस फ्लाई में 1955 में पैराथियन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। और लगभग 150 जो इंसेक्ट्स थे उनकी इस तरह की लिस्ट हमारे पास थी जो इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जिनमें डेवलप हो चुका था। और 1976 तक ये इंसेक्ट्स जो इंसेक्टिसाइड्स के अगेंस्ट किसी न किसी इंसेक्टिसाइड्स के अगेंस्ट जिनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गया था उनका नंबर 539 हो गया, जिसमें 121 दूसरे ऑर्थोपोड्स भी थे जिनमें भी पेस्टिसाइड्स है उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हुआ था। 1946 से लेकर 1976 तक 30 साल के ड्यूरेशन में ये नंबर काफ़ी बढ़ गया था। और जैसा हम इस लिस्ट में देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के जो ऑर्डर्स हैं उसमें किस किस इंसेक्टिसाइड्स के अगेंस्ट कितने स्पीसीज में रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। तो डायोप्टेरा में जैसा हम देख रहे हैं कि डीडीटी के अगेंस्ट इसमें 91 स्पीसीज में, साइक्लोडियन के अगेंस्ट 100 स्पीसीज में, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अगेंस्ट 40 स्पीसीज में, कार्बामेस के अगेंस्ट 6 स्पीसीज में, और दूसरे इंसेक्टिसाइड्स के अगेंस्ट भी 4 स्पीसीज में देखा गया कि रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। उसी तरह कॉलियोप्टेरा में हम देख रहे हैं कि 26 स्पीसीज में डीडीटी के अगेंस्ट, और साइक्लोडियन में 48 स्पीसीज में रेजिस्टेंस डेवलप हुआ साइक्लोडियन के अगेंस्ट। और टोटल हम यहाँ देख रहे हैं कि डीडीटी के अगेंस्ट अलग अलग ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स थे उनमें 203 स्पीसीज ऐसे थे जिनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका था। साइक्लोडियन के अगेंस्ट 225 स्पीसीज में रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका था, और जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं उनमें 147 स्पीसीज में उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। कार्बामेट्स के अगेंस्ट 36 स्पीसीज में रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, और दूसरे कुछ स्पीसीज जिनमें कुछ दूसरे इंसेक्टिसाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हुआ वो 35 स्पीसीज थे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी नंबर है और कई इंसेक्टिसाइड्स इसमें शामिल हैं जिनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। अब हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ क्या ये एक प्री एडेप्टिव फिनोमिना था या पोस्ट एडेप्टिव फिनोमिना था इंसेक्ट्स के लिए। सामान्य अगर हम देखें तो हम ह्यूमन बींग्स में भी अगर देखें तो जैसे सिंपल कोल्ड अगर फैला होता है तो कुछ लोग जल्दी उससे इन्फेक्टेड होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो इसका मतलब कुछ लोगों में उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है और कुछ लोग उसके लिए ससेप्टिबल होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं। तो वो जिनमें रेजिस्टेंस है उनको हम आर स्ट्रेन में रखते हैं, और वो जिनमें जो ससेप्टिबल हैं उसके लिए उनको हम एस स्ट्रेन में रखते हैं। उसी तरह से जो इंसेक्ट्स हैं उनमें भी इंसेक्टिसाइड्स के अगेंस्ट जिनमें रेजिस्टेंस ऑलरेडी है उनको हम आर स्ट्रेन में रखते हैं, और जो उसके लिए ससेप्टिबल हैं जिनके ऊपर बहुत जल्दी इफेक्ट डालता है इंसेक्टिसाइड उनको हम एस स्ट्रेन में रखते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये डार्विनिज्म जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उसके अकॉर्डिंग होता है कि जब सेलेक्टिव प्रेशर इंसेक्टिसाइड्स के कारण इंड्यूस होता है कुछ जनरेशन्स में लगातार इंसेक्ट्स की, तो जो फिट होते हैं या जिनको हम कहें आर स्ट्रेन के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सरवाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, और धीरे धीरे उनका नंबर बढ़ता जाता है। बिल्कुल इसका उल्टा जो ससेप्टिबल हैं, जो संवेदनशील हैं इंसेक्टिसाइड्स के लिए, उनका नंबर धीरे धीरे कम होता जाता है क्योंकि उनके डेथ होते जाते हैं। हम इसे यहाँ इस तरह समझते हैं कि जो रेड हम सिंबल बनाएंगे सिंबॉलिकली, जो रेड हैं वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन के हैं
और जो ग्रीन है वो ससेप्टिबल स्ट्रेन के हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो रेड हैं उनका नंबर और जो ग्रीन है उनका नंबर यहाँ लगभग बराबर सा है और थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। जब इंसेक्टिसाइड्स को इंड्यूस्ड किया जाता है इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, यहाँ यूज़ किया जाता है उसका, तब धीरे धीरे क्या होता है कि जो ग्रीन स्ट्रेन है ये कम होने लगते हैं क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है और जो ससेप्टिबल स्ट्रेन है उनका नंबर बहुत कम रह जाता है और जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन है उनका नंबर बढ़ता जाता है, वो और इंक्रीज कर जाते हैं और हमारे पास एक ऐसी पॉपुलेशन आती है जो कंप्लीटली रेजिस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्री एडेप्टिव फिनोमिना है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। WHO के अकॉर्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एबिलिटी इन ए स्ट्रेन ऑफ इंसेक्ट्स to tolerate doses of toxicants which would prove lethal to majority of the individuals in a normal population of the same species। यानी किसी भी प्रजाति के जो सामान्य जीव होते हैं उनमें एक टॉक्सिकेंट जो प्रूव हो गया है कि वो घातक इफ़ेक्ट डालता है मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स को, उसमें उसी प्रजाति के कुछ जीवों में अगर टॉलरेंस सहनशीलता की क्षमता डेवलप हो जाए तो इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस का डेवलप होना। रेजिस्टेंस दो प्रकार की मानते हैं, सिंपल रेजिस्टेंस और क्रॉस रेजिस्टेंस। अगर किसी एक इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होता है और उससे रिलेटेड दूसरे इंसेक्टिसाइड्स भी उसी ग्रुप के उसमें शामिल नहीं हो तो हम इसे कहते हैं सिंपल रेजिस्टेंस। जैसा कि जो हाउस फ्लाई है उसमें मेलाथियोन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो और दूसरे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अगेंस्ट नहीं हो तो हम इसे सिंपल रेजिस्टेंस कहेंगे। क्रॉस रेजिस्टेंस में हम देखते हैं कि किसी एक इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस का डेवलप होना और साथ ही उसी ग्रुप के दूसरे इंसेक्टिसाइड्स के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस का डेवलप होना। जैसे अगर हम देखें कि हाउस फ्लाई में DDT के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो और साथ ही दूसरे क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उनके अगेंस्ट भी अगर रेजिस्टेंस डेवलप होता है तो हम इसे कहते हैं क्रॉस रेजिस्टेंस। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म है वो दो प्रकारों में बांटा जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। जो फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है वो ज़्यादा प्रभावशाली है, वो ज़्यादा डोमिनेंट है। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में हम देखते हैं फर्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जब टॉक्सिक सब्सटेंस को, विषाक्त पदार्थ को अविषाक्त या कम विषाक्त पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जो R स्ट्रेन के जो इंसेक्ट्स हैं उनमें ये क्षमता कंपैरेटिवली S स्ट्रेन के ज़्यादा होती है। टॉक्सिक सब्सटेंस जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो एंजाइम सिंथेसिस होते हैं वो मेनली
माइक्रोसोम्स में होते हैं, ऐसा माना जाता है। माइक्रोसोम्स मेम्ब्रेनस पार्टिकल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का होता है। वहाँ भी जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनको नॉन टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया पूरी होती है। डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स, तो डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स में हम देखते हैं एक डाईहाइड्रोक्लोरिनेस, ये डीडीटी को डिटॉक्सिफाई करता है डीडीई में, जो एक नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है, और उसके कारण जो हाउस फ्लाई है उनमें रेजिस्टेंस डेवलप होता है। दूसरा हम देख रहे हैं कार्बोक्सिल एस्ट्रेजेस। कार्बोक्सिल एस्ट्रेजेस जो स्पेशली डिग्रेड करता है मैलाथ्यून को क्यूलेक्स में। उसके अलावा ऑलिस्ट्रेजेस हैं, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग तरह के इंसेक्टिसाइड्स को के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने में, या यूँ कहें कि उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी में नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। क्यूटिकुलर पेनिट्रेशन, आर स्ट्रेन के जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें इंसेक्टिसाइड्स का क्यूटिकल से जो पेनिट्रेशन होता है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है। जैसे हाउस फ्लाई में अगर हम देखें तो आधे घंटे में आर स्ट्रेन के जो इंसेक्ट्स हैं उनमें डायजिनोन का एब्जॉर्प्शन और पेनिट्रेशन 40%, सिर्फ 40% होता है कंपैरेटिवली जो एस स्ट्रेन के इंसेक्ट्स में एब्जॉर्प्शन होता है उसकी तुलना में। तो क्योंकि कम क्वांटिटी में इंसेक्टिसाइड एंटर होता है बॉडी में, तो आर स्ट्रेन के इंसेक्ट्स के लिए उस स्मॉल क्वांटिटी को मेटाबोलाइज करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी होता है एस स्ट्रेन के इंसेक्ट्स के, जिनमें लार्जर क्वांटिटीज़ में पेनिट्रेशन होता है इंसेक्टिसाइड्स का सिमिलर टाइम में। देन इंक्रीज्ड स्टोरेज, इंसेक्टिसाइड्स या टॉक्सिकेंट को नॉन सेंसिटिव टिश्यू में स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो आर और एस स्ट्रेन के इंसेक्ट्स में अलग अलग पाई जाती है। आर स्ट्रेन के जो इंसेक्ट्स हैं उनमें फ़ैट बॉडीज़ ज़्यादा होते हैं और इसीलिए उनकी जो इंसेक्टिसाइड्स की स्टोरेज कैपेसिटी है नॉन सेंसिटिव टिश्यूज़ में वो ज़्यादा होती है। आर और एस स्ट्रेन के अलावा फीमेल और मेल इन दोनों में भी इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है इंसेक्टिसाइड्स को स्टोर करने की नॉन सेंसिटिव टिश्यू में अलग अलग पाई जाती है। जैसे फीमेल पैराप्लेनेटा अमेरिकाना में कंपैरेटिवली 3 गुना ज़्यादा फैट बॉडीज़ होती हैं, इसीलिए जो फीमेल हैं वो कहीं ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं कंपैरेटिवली मेल के किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस के अगेंस्ट। पेनिट्रेशन इनटू टारगेट ऑर्गन्स, इंसेक्टिसाइड्स मेनली नर्वस सिस्टम को टारगेट करते हैं और वर्टिब्रेट्स में ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है, जिससे कि जो ब्लड में कंपाउंड्स हैं, आयंस हैं, उन सबको अवरोधित किया जाए ब्रेन में पहुंचने से, उन्हें रोका जाए। ऐसा बैरियर इंसेक्ट्स में नहीं पाया जाता। यहाँ पर सिर्फ एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज पाया जाता है और ये भी सिर्फ गैंग्लियन में पाया जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में नहीं पाया जाता। इसके कारण से जो टॉक्सिकेंट हैं वो गैंग्लियन में एंटर करके एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को इनहिबिट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एविडेंस मिले, कुछ इस तरह के तथ्य मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि एक दूसरे तरह का बैरियर इंसेक्ट्स में भी मौजूद होता है जो
इस बात से पता चलता है कि जो फाइटोफेगस इंसेक्ट्स हैं उसमें पोटेशियम आयन जो एक्सेस में होता है और प्लांट जूसेस से उनको मिलता है, उसके अगेंस्ट टॉलरेंस डेवलप होता है। इससे हम ये देखते हैं कि जो आर स्ट्रेन के जो इंसेक्ट्स हैं उनमें कंपैरेटिवली ये टॉलरेंस ज़्यादा होता है, और जो एस स्ट्रेन के इंसेक्ट्स हैं जो ससेप्टिबल हैं इंसेक्टिसाइड्स के लिए उनमें ये टॉलरेंस कम होता है। इसीलिए आर स्ट्रेन के जो इंसेक्ट्स हैं उनका नर्वस सिस्टम इंसेक्टिसाइड से कम अफेक्टेड होता है कंपैरेटिवली एस स्ट्रेन के। देन इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन, जो एस स्ट्रेन के इंसेक्ट्स होते हैं उनमें जो इंसेक्टिसाइड्स बॉडी में चले गए हैं उनका एक्सक्रीशन कंपैरेटिवली आर स्ट्रेन के इंसेक्ट्स के स्लो होता है और कम होता है। तो क्योंकि फिर वो बॉडी में लंबे टाइम तक बने रहते हैं, इसके लिए वो उनके लिए घातक होते हैं, और आर स्ट्रेन के जो इंसेक्ट्स हैं वो उनको जल्दी एक्सक्रीट कर देते हैं और इसलिए वो सेफ रहता है उनके लिए। देन डिक्रीज्ड सेंसिटिविटी ऑफ टिश्यू, जब डीडीटी को मस्का डोमेस्टिका यानी हाउस फ्लाई पर थोरेसिक गैंग्लियंस पर डायरेक्ट अप्लाई किया जाता है तो उनमें लेग ट्रिमर्स कंपैरेटिवली एस स्ट्रेन के आर स्ट्रेन में कम पाए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब डीडीटी को डायरेक्ट ब्रेन पर अप्लाई किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो जो एस स्ट्रेन के इंसेक्ट्स हैं उनका मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा होता है आर स्ट्रेन के। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें बताते हैं कि जो आर स्ट्रेन के इंसेक्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली कम सेंसिटिव होते हैं टॉक्सिकेंट के अगेंस्ट, और जो एस स्ट्रेन के इंसेक्ट्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनका जो मेम्ब्रेन है नर्व सेल का, या कहें कि न्यूरोलेमा है, कवरिंग शीथ है, उसकी जो परमेबिलिटी है वो आर स्ट्रेन के इंसेक्ट्स में कम होती है और एस स्ट्रेन के इंसेक्ट्स में ज़्यादा होती है। तो आर स्ट्रेन के जो इंसेक्ट्स हैं उनमें टॉक्सिकेंट कम एंटर कर पाते हैं नर्व सेल के अंदर। देन फैट बॉडी इंसुलेशन, आर स्ट्रेन के हाउस फ्लाइज में टोटल फैट बॉडी कंटेंट ज़्यादा होता है एस स्ट्रेन की तुलना में, और उनका जो टार्सल एपिक्यूटिकल है आर स्ट्रेन का उसमें भी लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है। उसके कारण जो इंसेक्टिसाइड है उनका डिपोजिशन जो होता है वो काफ़ी हद तक इंसेक्ट के जो दूसरे बॉडी पार्ट हैं उनके कांटेक्ट में कम आता है, और जो टार्सल पार्ट है उसी में वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, स्टोर कर लिए जाते हैं। जो लिपिड टिश्यू है वो टॉक्सिकेंट को सेंसिटिव टिश्यू से दूर रखने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और काफ़ी टॉक्सिकेंट को वो स्टोर कर लेता है। ये जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है फैट बॉडीज़ का, इसको हम कहते हैं फैट बैरियर। बिहेवियरल मैकेनिज्म में दो तरह से इंसेक्ट रिएक्ट करते हैं। एक जब वो अवॉइड करते हैं ट्रीटेड सरफेस को, और दूसरा जब वो ट्रीटेड सरफेस पर कम से कम स्टे करते हैं। देन फर्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ ट्रीटेड एरिया। तो जो आर स्ट्रेन के इंसेक्ट्स होते हैं उनमें कंपैरेटिवली एस स्ट्रेन के इंसेक्ट्स के जो ट्रीटेड सरफेस है उसको डिस्क्रिमिनेट करने का जो तरीका है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है। तो जो आर स्ट्रेन के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं ट्रीटेड सरफेस को और वो उससे दूर चले जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जो रेड स्केल है कैलिफोर्निया में, वो जब हाइड्रोजन साइनाइड कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो अपने स्पाइरिकल्स को बंद कर लेते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि वो अवॉइड करते हैं उस ट्रीटेड सरफेस का। आर्सेनिक रेजिस्टेंट कोडलिंग मॉथ में फर्स्ट बाइट ट्रीटेड लीफ की, उसको भी रिजेक्ट किया जाता है, जिसके कारण से वो ज़्यादा सेफ होते हैं
डिक्रीज्ड पीरियड ऑफ कांटेक्ट, आर स्ट्रेन के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें इरिटेबिलिटी जो ट्रीटेड सरफेस होती है उसके अगेंस्ट ज़्यादा होती है, इसके कारण वो ज़्यादा जल्दी उस सरफेस से दूर हो जाते हैं और लंबे टाइम तक उनका कांटेक्ट नहीं रहने के कारण ट्रीटेड सरफेस से या इंसेक्टिसाइड्स के कांटेक्ट में वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ होते हैं। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about differences between R and S strains, genetics of resistance and solution to the problem of resistance.